नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। CRPF जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 1 जवान शहीद हो गए हैं, 5 जवान घायल हैं। बेहतर इलाज के लिए 4 घायल जवानों को रायपुर रेफर किया गया है। 1 जवान का दंतेवाड़ा अस्पताल में इलाज चल रहा है। 231वीं बटालियन के जवानों पर नक्सलियों ने फायरिंग की। अरनपुर थाना के कोंडापारा के पास से मुठभेड़ हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नक्सली एक बार फिर सक्रिय हुए। दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। CRPF जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें 1 जवान शहीद हुए हैं, 5 जवान घायल हुए हैं। अरनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कमलपुर से CRPF के एक ट्रूप एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन के लिए निकले थे। उनके साथ नक्सली का मुठभेड़ हुआ है। CRPF का 6 जवान घायल हुआ, उनमें से एक गंभीर हालत थे, बाद में उसका डेथ भी हो गए थे। और बाकी 5 जो घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए अभी रायपुर लिया जा रहा है। अभी सिचुएशन का असेसमेंट की जा रही है, किस परिस्थिति में कैसा हुआ, और थोड़ी देर पश्चात ही डिटेल रिपोर्ट आ पाएगा। वेद प्रकाश संगम जुड़ गया हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। वेद, नक्सली एक बार फिर सक्रिय हुए हैं। इस पूरे मुठभेड़ की बात की जाए तो कैसे हुआ ये पूरा घटनाक्रम? जी देखिए, नक्सलियों की सक्रियता तो बिल्कुल निश्चित तौर पर बढ़ गई है, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। तो इस लिहाज से जहां पुलिस और प्रशासन अपनी तैयारियां कर रही है, वहीं नक्सली भी इस पूरे चुनाव में खलल डालने के लिए पूरी तरीके से सक्रिय हो चुके हैं। आज जैसे कि जानकारी मिली है उसके मुताबिक कमलपोर्ट से CRPF 231वीं बटालियन के जवान जंगलों की सर्चिंग के लिए निकले थे। इसी दौरान नक्सलियों ने पहले इन पर आईडी ब्लास्ट किया, न केवल 1 ब्लास्ट किया बल्कि 4 से 5 ब्लास्ट नक्सलियों ने यहाँ पर किए। इसके बाद जब तक कि जवान सफल पाते नक्सलियों की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें जवानों को काफी नुकसान हुआ। नक्सलियों की गोली से ही 1 जवान शहीद हुआ। इसके अलावा जो 5 जवान हैं उन्हें ब्लास्ट में चोटें आई। तो कहने का ये कहना गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए नक्सलियों की सक्रियता काफी बढ़ गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वेद जानकारी के लिए। तो सामने चुनाव है और एक तरीके से नक्सली अपनी आमद दर्ज करा रहे हैं। 231वीं बटालियन के जवानों पर नक्सली ने फायरिंग की, जिसमें 1 जवान शहीद हो गए हैं, 5 घायल हैं। 4 जवानों को रायपुर रेफर किया गया है और 1 जवान का इलाज जगदलपुर में चल रहा है। तो लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे ठीक पहले नक्सलियों को विस्फोटक सप्लाई करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिनमें 1 नाबालिग भी शामिल है। ये आरोपी उड़ीसा से कोडेक्स वायर और डेटोनेटर समेत अन्य विस्फोटक सामग्री लेकर आ रहे थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और उसका दावा है कि वो मौत के सामान की सप्लाई करने वाले पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ कर देंगे। जुर्म से लिपटे ये वो चेहरे हैं जिन्होंने मौत के इन सामानों के साथ बस्तर को दहलाने की पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन वक्त रहते पुलिस के हाथ इनके गिरेबा तक पहुंच गए। रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक नाबालिग समेत इन तीनों की गाड़ियों की जांच की, जिसमें 5900 डेटोनेटर, 10 बंडल कोडेक्स वायर और 30 बंडल सेफ्टी फ्यूज मिला। ये तीनों आरोपी इसे ओडिशा से जगदलपुर लेकर आ रहे थे। आरोपियों ने इन विस्फोटकों को नक्सलियों को सप्लाई करने की बात कबूल की है। बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव, जिसमें कॉडेक्स वायर करीबन जो कि 3700 मीटर का कॉडेक्स वायर और 5750 मीटर के सेफ्टी फ्यूज़ और 5900 डेटोनेटर बरामद हुए हैं। और साथ में 4 आरोपी, 1 बोलेरो और 1 पिकअप वाहन जिसे इनका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा था, जिसको जब्त किया गया है। कि संभवतः लोकसभा चुनाव में वहाँ पे बड़ी गड़बड़ करने के लिए और एक्सप्लोसिव के माध्यम से विस्फोट करने के लिए ये जो एक्सप्लोसिव पकड़ा है इसको ले जाया जा रहा था। कॉर्डेक्स सेफ्टी फ्यूज डेटोनेटर का इस्तेमाल नक्सली आईडी ब्लास्ट करने के लिए करते हैं। पहले भी ये तीनों आरोपी ऐसे मौत के सामान की तस्करी कर चुके हैं। पुलिस भी पहले कई बार ऐसी कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन लंबी फाइल तैयार होने के बाद भी बड़ा एक्शन नहीं हुआ। हालांकि इस बार पुलिस का दावा है कि वो पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर देगी। 4 आरोपी जो सबसे इसमें जो इसका मास्टरमाइंड है, एक सुबल कुमार चौधरी उर्फ सुबी, ये पहले भी पकड़ा जा चुका है और बेसिकली अपने साथ ये पत्रकार का एक आई कार्ड भी रखता था। लेकिन एक बहुत बड़ी सफलता है लोकसभा चुनाव को देखते हुए और गड़बड़ी फैलाने के लिए नक्सलियों ने जो इसका खेप मंगाया था उसको हमने जब्त करने में सफलता मिली है। तो निश्चय ही
आने वाले दिनों में जो विवेचना के नए तथ्य आएंगे उससे और भी सफलता मिलने की गुंजाइश है। चुनाव का बहिष्कार कर रहे नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। इससे पहले भी गर्मी के दौरान नक्सलियों ने कई बड़ी घटनाएं की हैं। जरूरत है कि पुलिस नक्सलियों तक मौत का सामान पहुंचाने वाले असली गुनाहगारों के गिरेबान तक भी पहुंचे। नरेश मिश्रा, IBC 24, जगदलपुर। और अब बात करते हैं IBC 24 छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव 2019 की। छत्तीसगढ़ कल, आज और कल विषय पर IBC 24 ने CG कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन किया, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के कल, आज और कल पर चर्चा हुई। कॉन्क्लेव में CM भूपेश बघेल समेत कई मंत्रियों ने शिरकत की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कॉन्क्लेव में लोगों से रूबरू होते हुए छत्तीसगढ़ के भविष्य का रोडमैप पेश किया। राजधानी रायपुर में IBC 24 के कॉन्क्लेव 2019 में CM भूपेश बघेल से लेकर कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू, शिव डहरिया, साथ ही पूर्व CM अजित जोगी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जैसे सियासत के तमाम सूरमाओं ने शिरकत की। मुख्यमंत्री का स्वागत गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल ने गुलदस्ते से किया। छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव, इसका सब्जेक्ट है कल, आज और कल। तो वो तीनों चीज़ हैं, भूतकाल और वर्तमान और भविष्य। छत्तीसगढ़ संभावनाओं की धरती है। यहाँ का विपुल संसाधन और समृद्ध ट्रेडिशनल नॉलेज हमें समृद्धि का ऐसा चमकता आसमान देता है जहाँ सबके लिए विकास के समान अवसर हैं। ये अवसर कैसे परिवर्तन का सारथी बन सकता है, यही जानने की कोशिश IBC की CG कॉन्क्लेव 2019 की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कॉन्क्लेव में अगले 5 साल का रोड मैप बताया, जिसमें किसानों की कर्ज माफी से लेकर नक्सल समस्या, शराबबंदी और स्वास्थ्य को लेकर बनाई जा रही योजना पर सरकार के विजन को पेश किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 10 दिन में ऋण माफ करना है, हमने 2 घंटे में किया। जो हम लोगों ने जनता से जो वादा किया था उसको हम लोग लगातार पूरा करते जा रहे हैं और 5 साल के लिए हमने कहा था कि हम ये काम करेंगे और उसके अनुरूप हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने भोले भाले आदिवासियों को, ग्रामीण को, जिसको चाहे उठा के आपने नक्सली बताया और जेल में ठूस दिया। दूसरा, आप उसकी ज़मीन छीन रहे हैं। तीसरा, उनके जो लघु वनोपज है उसकी कोई कीमत देने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ के लोगों के विश्वास जीतने का काम किए हैं। अब उसके बाद उसे डायलॉग भी करेंगे कि अब इस समस्या का हल क्या है। एक लोगों को विश्वास हो जाएगा कि सरकार हमारे बारे में सोचती है, हमारे हक में निर्णय ले रही है और हमको अधिकार दिला भी रहे हैं। शराबबंदी हम करेंगे, लेकिन नोटबंदी की तरह एक झटका में नहीं करेंगे। जब तक कि समाज को विश्वास में नहीं लेंगे, समाज में जागरूकता नहीं लाएंगे, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग उसमें सक्रिय नहीं होंगे, तब तक के शराबबंदी संभव नहीं है। इससे पहले कॉन्क्लेव के शुरुआती सत्र में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने अपने विभाग के लक्ष्यों और तैयारियों को सबके सामने रखा। वहीं पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास करना है तो हमें किसानों को समृद्ध और सक्षम बनाना होगा। निश्चित रूप से हमारी सरकार जो है, जो योजनाएं उनको बेहतर ढंग से क्रियान्वित करेगी और हम किसान हमारी पहली प्राथमिकता है जी। हमने कहा था कि किसानों को हम पूरी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इसलिए आने वाले समय में स्मार्ट शहरों के साथ साथ स्मार्ट गांव में और गांव की पॉपुलेशन गांव में ही हम सब सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। स्मार्ट सिटी तो बनाएंगे जी, परंतु गांव की आबादी फिर शहरों में आकर बसेगी और वो स्मार्ट सिटी की व्यवस्था फिर तहस नहस हो जाएगी। तो हमको इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि गाँव में ही लोगों को सुविधाएं उपलब्ध। कॉन्क्लेव के दूसरे सत्र में छत्तीसगढ़ सरकार के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रदेश में संस्कृति, पर्यटन और क्राइम के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को लोगों के सामने रखा। गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ का विकास छत्तीसगढ़िया लोगों के हिसाब से होगा। हर वो चीज जो छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचल के गांव में रहवैया किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, बेरोजगार हो, इखर आधारित उकर समस्या के आधारित
योजना हमन बनान और वो दिशा में हम आगे बढ़ान। ये हमार मन के पहली प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव के मंच से पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी ने प्रदेश की मौजूदा राजनीति पर खुलकर अपने विचार रखे। छत्तीसगढ़ की सियासत से लेकर लोकसभा चुनाव तक अजित जोगी ने हर सवाल का जवाब अपने अंदाज में दिया। स्थितियों के बावजूद 81 साल के इतिहास में पहली बार तीसरी शक्ति का उदय हुआ है। पहली बार हम पूरे 20,000 गांव तक पहुंचे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि अब तीसरी शक्ति स्थापित हो गई है। इस मौके पर IBC 24 ने मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट नरवा गरवा घुरवा बारी के विकास की दिशा में बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सम्मान देकर उनका हौसला बढ़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और बड़ी खबर इस वक्त जगदलपुर से आपको बता रहे हैं, 3 कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश पड़ी है। महावीर ज्वेलर्स सोमानी ग्रुप पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। राठी बिल्डर बाजार के ठिकानों पर भी कार्रवाई हो रही है। आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है और जगदलपुर में 3 कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग ने दबिश दी। महावीर ज्वेलर्स सोमानी ग्रुप पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। राठी बिल्ड बाजार के ठिकानों पर भी कार्रवाई जारी है। नरेश मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ। नरेश, किस तरह की शिकायत है और क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? देखिए, अभी तो आयकर विभाग ने असल मामले की पुष्टि नहीं की है कि किस वजह से छापा मारा गया है, लेकिन ये आज सुबह से ही ये छापे की कार्रवाई शुरू हुई और जो जानकारी मिल रही है, ये जो प्रमुख संस्थान है, क्योंकि ये प्रमुख व्यापारी हैं जगदलपुर इलाके के, राठी का जो ग्रुप है, राठी बिल्डकॉन का और सोमानी ग्रुप है, इसके अलावा महावीर ज्वेलर्स है, काफी पुराने प्रतिष्ठान है ये सब व्यापारिक, और इनके यहाँ फिलहाल छापेमारी की कार्रवाई की गई। लेकिन विभाग ने अपनी तरफ से अभी खुलासा नहीं किया है कि क्या कोई शिकायत थी या आयकर जो इनकी तरफ से दाखिल किए जाते रहे हैं उनमें कोई गड़बड़ी थी। तो फिलहाल जो अंतिम जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक देर शाम तक आयकर विभाग की जो टीम थी वो इनके ठिकानों पर इनके जो हिसाब किताब है उनको चेक करती रही और अब इसके बाद शायद शाम तक और देर शाम तक और जानकारी बाहर आ सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जानकारी के लिए। तो 3 कारोबारी के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। आयकर विभाग ने अभी फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं दी है कि किस तरह की शिकायत मिली थी और किस आधार पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये 3 कारोबारी हैं जिनके ठिकानों पर दबिश दी है और आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। और इधर कोरबा में भी आयकर विभाग की 3 प्रतिष्ठानों में दबिश पड़ी है। तीनों प्रतिष्ठानों में सर्वे चल रहा है। पीहर द फैशन मॉल, अमृता ज्वेलर्स, गोल्ड सिल्वर सेंटर, ट्रांसपोर्ट नगर में कार्रवाई चल रही है। दस्तावेजों को इनकम टैक्स की टीम खंगाल रही है। 25 सदस्यीय टीम में बिलासपुर और कोरबा के अधिकारी मौजूद हैं। लाखों के टैक्स चोरी का खुलासा हो सकता है, तो कोरबा में भी आयकर विभाग का ये छापा पड़ा है। दबिश दी है 3 प्रतिष्ठानों में, जिनमें पीहर द फैशन मॉल, अमृता ज्वेलर्स, गोल्ड सिल्वर सेंटर, ट्रांसपोर्ट नगर में जो है वहां आयकर विभाग की 25 सदस्यीय टीम पहुंची है, जिसमें बिलासपुर और कोरबा के अधिकारी मौजूद हैं और ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि लाखों के टैक्स की चोरी का खुलासा हो सकता है। धीरज दुबे जुड़ गए हमारे साथ। धीरज, आयकर का सर्वे अभी भी चल रहा है और क्या किस खुलासे की उम्मीद है? कब तक ये बात सामने आ जाएगी? ऐसा कुछ आधिकारिक तौर पर सामने आया? देखिए, आयकर का सर्वे अब कल भी जारी रहेगा। इसमें कुछ दस्तावेजों को खंगाला गया था और बाकी और दस्तावेजों के कल मिलने के बाद में पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि ये कितने के टैक्स चोरी का मामला है या फिर क्या स्थिति है इसमें करके, क्योंकि मार्च का महीना है और टैक्स को लेकर के एक बड़ी कार्रवाई की गई है आयकर विभाग के द्वारा में। और इसमें टैक्स कलेक्शन का ये जो वर्ष होता है, इसमें जो काम करते हैं, इसमें जो दस्तावेज उन्होंने सबमिट किए थे उन दस्तावेजों से विभाग इसमें संतुष्ट नहीं था। इसे सर्वे करके उन दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा था। जो दस्तावेज वो सबमिट किए थे और जो वास्तविक स्थिति थी वो दोनों एक ही थी या फिर अलग है। बिल्कुल धीरज, कुल मिलाकर देखा जाए तो 25 सदस्यीय टीम है, क्या कोई शिकायत मिली थी, ऐसी कोई बात थी?
लेकिन शिकायत मिलती तो यहाँ पे रेड की बात करती है, लेकिन जो आयकर अधिकारियों से हमारी बात हुई वो सर्वे की बात कर रहे हैं। सर्वे में जो दस्तावेज उनको मिलेंगे और जो गड़बड़ियां मिलेंगी उसके आधार पर ये आयकर जो विभाग के अधिकारी हैं वो उनसे सरेंडर कराएंगे दुकानदारों से कि आप इतने लाख रुपए या जो भी पकड़ में आएगी गड़बड़ी उतना पैसे वो सरेंडर कराते हैं और बाद में फिर टैक्स को वो सरकार वसूली करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज जानकारी के लिए। तो ये 3 प्रतिष्ठान हैं जहां पर आयकर का सर्वे चल रहा है और टैक्स चोरी की आशंका जताई जा रही है, खुलासा भी हो सकता है, ऐसी खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायगढ़ जिले की पंचायतों में पदस्थ पंचायत सचिवों का तबादला करने को लेकर जिला पंचायत में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। जिला पंचायत में 140 से ज्यादा सचिवों को तबादले करने को लेकर विधायकों ने अनुशंसा की है, जिसे बीजेपी बदले की राजनीति बता रही है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इस मामले पर राजनीति कर रही है। उधर बीजेपी समर्थित जिला पंचायत सदस्यों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। दरअसल रायगढ़, सारंगगढ़, धर्मजयगढ़, खरसिया और लैलूंगा के 141 पंचायत सचिवों का तबादला करने की सूची जिला पंचायत ने तैयार की है। रायगढ़ जिले में पंचायतों में 700 से ज्यादा पंचायत सचिवों की पदस्थापना की गई। मेरी जानकारी में आया है कि 200 से ऊपर के सचिवों की सूची यहाँ जिला पंचायत में जनपदों के माध्यम से या डायरेक्ट शिकायत के माध्यम से जिला पंचायत में है जी। और उनके सस्पेंड करने, उनका ट्रांसफर करने का मामला, बड़ा मामला ये सामने आया है। कई सचिवों ने तो खुद मांग किया है अपनी स्थानीय जनप्रतिनिधि से कि हमको यहाँ से यहाँ जाना है, और तबादला कोई नई बात तो है नहीं, वो व्यवस्था के साथ होता है, नौकरी करते हैं तबादला होते रहते हैं। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने जशपुर सिटी कोतवाली का घेराव करते हुए जमकर हंगामा किया। हंगामे को रोकने के लिए पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें एक युवक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस अधीक्षक के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम खत्म किया। मौके पर पहुंचे विधायक विनय भगत और राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य और बीजेपी नेता रायमुनी भगत आपस में भिड़ गए। विधायक ने जब बीजेपी नेता पर राजनीति करने का आरोप लगाया तो इस बात पर दोनों में जमकर बहस हुई और भाजपा नेता ने कोतवाली परिसर में ही भगत को देख लेने की धमकी दे दी। दरअसल सिटी कोतवाली पुलिस बीती रात कोतवाली के सामने वाहन चेकिंग कर रही थी। इस दौरान 2 युवक बाइक से जा रहे थे। अचानक पुलिस की चेकिंग देखकर युवक घबराकर तेज रफ्तार से बाइक से भागने लगे। पुलिस ने भी संदिग्ध समझकर पीछा किया। इस दौरान युवक बाइक से अनियंत्रित होकर गिर पड़े। हादसे में गंभीर रूप से घायल आनंद राम को रांची रेफर किया गया, जहां उसके इलाज के दौरान मौत हो गई थी। दंतेवाड़ा में डीएमएफ मद से सैलरी पाने वाले स्वास्थ्यकर्मी अपनी नौकरी बचाने के लिए मां दंतेश्वरी के पास अर्जी लगा रहे हैं। आज बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दरबार में पहुंचकर स्वास्थ्यकर्मियों ने सीएमएचओ का आदेश निरस्त करने को लेकर अर्जी लगाई। मंदिर तक पहुंचने के लिए स्वास्थ्यकर्मी जयस्तंभ चौक से घुटनों के बल चलकर पहुंचे और मां से आदेश को जल्द निरस्त करने की मनोकामना की। दरअसल हाल ही में सीएमएचओ ने एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार जिले के 292 स्वास्थ्य कर्मियों की नौकरी पर तलवार लटकने लगी है। इस आदेश के अनुसार 1 माह बाद इन सभी की नौकरी अपने आप ही खत्म हो जाएगी, जिसके बाद से ये स्वास्थ्यकर्मी लगातार परेशान हैं। इस मामले को लेकर इन्होंने क्षेत्रीय विधायक भीमा मंडावी से भी मुलाकात की थी। इधर मामले में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने साफ कहा कि किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। हॉस्पिटल में 150-200 लोगों को निकलने का नोटिस दिया है। मैं तत्काल रोकने के लिए कलेक्टर को निर्देश दिया हूं। एक भी आदमी निकलेगा नहीं। हमारा जो भी नौकरी करने वाला कर्मी, उनको बराबर तनख्वाह मिलेगा, बराबर इलाज करेगा। ये रोकाने का प्रयास हमारा सरकार किया है, मैंने किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को प्रयागराज के मनैया घाट से वाराणसी के 80 घाट के लिए अपनी गंगा यात्रा शुरू की। प्रियंका ने संगम क्षेत्र के बड़े हनुमान मंदिर में मत्था टेका और संगम में त्रिवेणी की आरती कर मां गंगा का आशीष लिया। प्रियंका गांधी वाड्रा पहले दुमदुमा फिर सिरसा गंगा घाट पहुंची। यहाँ उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा और कांग्रेस को वोट देने की अपील की। वहीं प्रियंका ने माइक से गंगा किनारे खड़े लोगों से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश संकट में है, इसलिए मैं निकली हूं। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। वहीं उन्होंने नाम के आगे चौकीदार लगाने को लेकर कहा कि पीएम अपने नाम के आगे क्या लगाएं, ये उनकी मर्जी है। एक किसान भाई ने कहा था, चौकीदार तो अमीरों के होते हैं, हम किसान तो अपने खुद चौकीदार हैं। बता दें कि 140 किलोमीटर की इस यात्रा को प्रियंका स्टीमर के जरिए 3 दिनों में पूरा करेंगी।
गोवा के दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का आज अंतिम संस्कार पणजी के मीरामार बीच पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। गोवा सरकार ने पर्रिकर के सम्मान में राज्य में 7 दिवसीय राजकीय शोक और केंद्र ने सोमवार को राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। पर्रिकर की अंतिम यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा कई केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इससे पहले पीएम मोदी ने गोवा पहुंचकर दिवंगत सीएम मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि दी थी। वहीं पर्रिकर के पार्थिव शरीर को गोवा के बीजेपी दफ्तर भी ले जाया गया, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अंतिम दर्शन किए। बता दें कि रविवार देर रात सीएम मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया था। 63 साल के पर्रिकर एडवांस्ड पैंक्रियाटिक कैंसर से ग्रस्त थे, जिसका पता पिछले साल फरवरी में चला था। तभी से उनका इलाज चल रहा था। और ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं तो सादगी से जीने वाले सियासत के सरल व्यक्तित्व मनोहर पर्रिकर आज पंचतत्व में विलीन। सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया है। अंतिम विदाई में जन सैलाब उमड़ पड़ा। आधुनिक गोवा के निर्माता उन्हें कहा गया। गोवा की जनता सड़कों पर अपने मुखिया को अंतिम विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची। बीजेपी दफ्तर में पार्थिव शरीर रखा गया, जहां कार्यकर्ताओं ने उनके अंतिम दर्शन किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। समर्थकों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि अपने जनप्रिय लोकप्रिय नेता को उन्होंने आज खो दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।